Okay, well students, good morning once again. Yesterday I have taught issue or debenture for other than cash. तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि when we purchase fixed assets and in payment we issue the debentures. So I have taught that topic and that was in the share chapter also. And next topic is issue of debenture for purchase of running business. And you know कि this topic already you had studied in the share chapter कि purchase of running business जब हम किसी existing business को take over करते हैं तो उस कंपनी को टेक ओवर करते समय उस कंपनी का क्या क्या एक्वायर करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो जो एसेट्स होता है उसमें से लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो क्या आता था, नेट एसेट्स। ठीक है, सो ये ध्यान रखो कि किसी कंपनी को टेक ओवर करेंगे तो उसका एसेट्स लेंगे और लायबिलिटी लेंगे। ठीक है, तो हम पेमेंट में क्या देंगे, तो पेमेंट में देने के लिए जो नेट एसेट की वैल्यू आती है वही हम पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपीस का एसेट्स है और लायबिलिटी 3 लाख का है तो उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, एटलीस्ट 7 लाख। ठीक है, ये तुम्हारा नेट एसेट्स हो जाएगा, ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा। अब नेट एसेट्स की वैल्यू 7 लाख रुपए हो गई। अब ये ध्यान रखना है कि हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, राइट। पेमेंट आपको ध्यान रखना है, जब हम पेमेंट करते हैं इस टेक ओवर करने के लिए तो पेमेंट प्राइस को हम लोग परचेस कंसिडरेशन के नाम से भी जानते हैं। परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन का मतलब कि इसको खरीदने के बदले में प्रतिफल में हमने क्या दिया, कितना पेमेंट किया। सो अब ध्यान रखो कि नेट एसेट्स वो होता है जो हम किसी कंपनी का एक्वायर करते हैं और पेमेंट पे जो देते हैं उसे हम कहते हैं परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नेट एसेट्स हम एक्वायर करेंगे, पेमेंट में जो देंगे उसे परचेस कंसिडरेशन। सो हमें कितना देना चाहिए, परचेस कंसिडरेशन जनरली अगर एक कॉमन सेंस में देखा जाए तो दोनों इक्वल होना चाहिए। 7 लाख रुपए का अगर हम नेट एसेट ले रहे हैं तो हमें 7 लाख रुपए ही पेमेंट में देने चाहिए, राइट। लेकिन समटाइम्स purchase consideration was agreed more than the net assets or less than the net assets। मतलब जितना पेमेंट करते हैं वो नेट एसेट की वैल्यू से या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है, इक्वल भी होता है। तो इक्वल होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर से मान लो परचेस कंसिडरेशन हम ज्यादा दे रहे हैं, मतलब हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा पेमेंट करेंगे उस वैल्यू को कहेंगे हम गुडविल। मीन्स कि हम अगर किसी कंपनी को खरीदने के बदले में एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा हम क्यों देंगे, एक्स्ट्रा हम उसकी गुडविल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है कि जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो गुडविल के लिए होगा। ठीक है, कि इस कंपनी की इतने रुपए की गुडविल थी इसलिए हम इसको ज्यादा दे रहे हैं। अगर से अब हम कभी पैसा कम देते हैं, मान लो कि परचेज कंसिडरेशन कम है और नेट एसेट ज्यादा है, इसका मतलब उस बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी नहीं है, तो ये हमारे लिए फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जितना कम देंगे वो हमारे लिए प्रॉफिट है, और सिंस दिस इज कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो याद रखो कि जितने रुपए का नेट एसेट है उतना ही पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो जितना ज्यादा दे रहे हैं उस अमाउंट से गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, और अगर कम दे रहे हैं तो जितना कम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा और उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। सो आई होप कि ये ऑलरेडी आप पढ़े हो, एक बार रिवीजन हो गया। अब पहली एंट्री कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं, और दूसरी एंट्री पेमेंट की होती है, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, पेमेंट की एंट्री सेम होगी। ठीक है, तो यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट
so that I can erase it. Screenshot taken? Yes, sir. Okay. पढ़ रहे हैं परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, राइट। जब किसी बिजनेस को खरीदेंगे तो उसकी एसेट्स को हम एक्वायर करेंगे। तो देखो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, हम 3 कंडीशन में जर्नल एंट्री बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जबकि हम पेमेंट सेव करते हैं, जब पेमेंट हम ज्यादा करते हैं और जब पेमेंट कम, तो तीनों में से कोई एक एंट्री होगी एक क्वेश्चन में, और उसके बाद पेमेंट की एंट्री होगी। सो फर्स्ट केस कि अगर हम किसी बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी दोनों टेक ओवर कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, एंड टू जिससे खरीदेंगे उसका नाम होगा वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी का नाम जो है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि क्या है, नहीं दिया होगा तो वेंडर। मान लेते हैं फिगर हम लेते हैं रुपीज इन लैक्स, ठीक है, रुपीज इन लैक्स। फॉर एग्जांपल कि हमने 10 लाख रुपीज का एसेट्स लिया, 3 लाख रुपीज की लायबिलिटी, तो ऑब्वियसली पेमेंट में 7 लाख कर रहे हैं। तो इस केस में तो सिंपल हो गया कि वेंडर को हमने पेमेंट करना है 7 लाख। यहाँ पे हम ना तो ज़्यादा दे रहे हैं ना तो कम। तो याद रखना है कि जितने पे परचेस कंसिडरेशन एग्रीड होगा वही पैसा वेंडर कंपनी में लिखना होगा। अगर कुछ नहीं बोला है कितने पे एग्रीड है, तो हमेशा ये मानेंगे कि जितना नेट एसेट्स है उतने पर ही एग्रीमेंट हुआ है। अब इसको पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर करेंगे यहाँ। सो हम डिवेंचर वाली एंट्री अलग से बता देते हैं या कर ही देते हैं यहाँ पर। चलो, फॉर पेमेंट, अब पेमेंट करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, तो वेंडर को वेंडर कंपनी डेबिट कितना देना है, 7 लाख। अब इनको पेमेंट में क्या देना है आपको, डिवेंचर। मान लो जितना भी परसेंट डिवेंचर होगा उसका नाम लिखेंगे और लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर फायर पे मान लेते हैं हम पेमेंट कर रहे हैं, सब केस में प्रीमियम डिस्काउंट होगा तो आप कल की तरह एडजस्ट कर लोगे। तो यहाँ पर ये हो गया पेमेंट, वेंडर डेबिट टू डिवेंचर। अगर बाद पे दे रहे हैं तो ऐसा ही होगा, प्रीमियम होगा तो नीचे एसपीआर लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अमाउंट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट इशू और डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसकी बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो ये हो गया। अब सेकेंड अगर क्वेश्चन करते हैं हम कि अगर हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो याद रखो कि पहले ही वर्किंग नोट में हमको कैलकुलेट करना होता है कि हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट तो नहीं किया हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। वेंडर कंपनी, ठीक है। सो मान लेते हैं 10 लाख का हमने एसेट लिया और 3 लाख की इसकी लायबिलिटी, तो पेमेंट ऑब्वियसली 7 लाख करना चाहिए। बट सपोज दैट हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, 8 लाख, 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 होना चाहिए। बट अब 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, उस कंपनी की गुडविल के लिए दे रहे हैं। सो गुडविल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, डेबिट ये 1 लाख, राइट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से 1 लाख रुपए आएगा। अब पेमेंट में सेम वही एंट्री करेंगे कि फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट में क्या एंट्री करेंगे हम लोग, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू जितना परसेंट डिवेंचर है, ठीक है। सो आप डिवेंचर जैसे मान लो हमको 8 लाख देना है तो 8 लाख दे दिया। हम बार पे दिखा रहे हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट आप लोग देख लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिखा, आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग ताकि हम उसको सही कर सके।
ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया सबका स्क्रीनशॉट? अंजलि? यस सर, हो गया। ये नीचे वाला जो 8 लाख नहीं दिख रहा था उसका मैंने अभी किया, ऐसे ले लिया ना आप लोगों ने? देख लो, ठीक है। यस सर, ले लिया था। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला केस भी है। तीसरा वाला जो है, मान लेते हैं हमने एसेट्स लिया, लायबिलिटी भी ले लिया, वेंडर कंपनी को पेमेंट किया, तो ध्यान रखो 10 लाख की अगर लायबिलिटी एसेट्स लिया, 3 लाख की लायबिलिटी, पेमेंट करना चाहिए 6 लाख, लेकिन हम पेमेंट सॉरी 7 लाख हम दे कितना रहे हैं, सपोज दैट 6 लाख। मान लो परचेस कंसिडरेशन एग्रीमेंट ही 6 लाख पे हुआ, मतलब हम कम दे रहे हैं, तो जितना कम दे रहे हैं उतने रुपए से कैपिटल रिजर्व अकाउंट ये हो गया 1 लाख, तो हो गया 10 लाख। तो जब हम कम पेमेंट करेंगे तो कैपिटल रिजर्व ज्यादा पेमेंट करेंगे तो गुडविल और सेम अमाउंट पेमेंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस एसेट लायबिलिटी और वेंडर होगा। ठीक है, पेमेंट में वही चीज होगा, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, सो 6 लाख 6 लाख। तो देखो मैंने सिंपल पेमेंट की एंट्री बताया है, सिर्फ वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। कल तक मैंने बताया था कि डिबेंचर को डिस्काउंट पे प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, तो अगर होगा क्वेश्चन में जैसा तो वैसा करेंगे। आज की क्लास में हमको पहले इस केस में सिर्फ यही बताना था कि कब गुडविल लिखते हैं कैसे और कैसे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि दूसरी एंट्री जो पेमेंट की है वो आप जानते हो, कल मैंने बताया है कि कैसे करेंगे परचेज ऑफ एसेट्स में, ठीक उसी तरह यहाँ पे करना है। इसलिए आप लोग कल के क्लास और आज के क्लास को आप मर्ज करके अपने हिसाब से समझ लोगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते वो मैंने बताया था कि अमाउंट पेबल टू वेंडर और डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू होगी इशू प्राइस, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जोड़ करके इशू प्राइस होगा, डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो जितना अमाउंट पेमेंट करना उसको डेबिट कर लोगे और डिवाइड करोगे इशू प्राइस से तो आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप डिबेंचर में लिख दोगे। अब प्रीमियम पे है अगर तो 2 SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी वही लिखोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू प्रीमियम पर डिबेंचर। कि डिस्काउंट पर है तो लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू डिस्काउंट पर डिबेंचर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक आपका लगभग यही खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन सर मैं इससे बता देता हूँ अपने से लेकर, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी और देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए यहाँ तक? डन? महिमा, अंजलि? यस सर, ले लिया। यस सर। ओके, सो हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और उसको सॉल्व भी करेंगे, आप लोग भी नोट करिए।
question is X Limited took over assets of rupees 10 lakhs, 15 lakhs, and liabilities of rupees 5,10,000 of Y Limited. Okay, so X Limited took over assets of rupees 15 lakh and liabilities of rupees 5,10,000 of Y Limited. Payment was made by issuing debentures 12% debentures of rupees 100 each in the following way. First, at rate. Second, at is 90. Third, at rupees 110. Further, these debentures were redeemable after years at premium of 5%. Past journal entry. In each case. So note down this question. और आपने देखा इस क्वेश्चन में मैंने परचेस कंसिडरेशन के बारे में कहीं नहीं मेंशन किया है. इट मींस कि परचेस कंसिडरेशन ठीक उतना ही होगा जितना इसका नेट एसेट्स होगा. ठीक है, तो अगर ज़्यादा परचेस कंसिडरेशन होगा तो दिया होगा, कम होगा तो भी दिया होगा. कुछ नहीं दिया है तो सेम अमाउंट. अब हम एक क्वेश्चन में 3 केस, जबकि पेमेंट पे डिवेंचर को पार पे इशू किया जाता है, जबकि डिस्काउंट पे किया जाता है, और जबकि प्रीमियम पे किया जा रहा है. ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया कि दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट प्रीमियम ऑफ 5%. इसका मतलब इसका रिडेम्पशन जब होगा 3 साल बाद डिवेंचर का, वो 5% प्रीमियम पे होगा. तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो एक एंट्री इसके साथ इंसर्ट करते हैं, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. तो ये एंट्री कहीं पर भी किसी भी समय डिवेंचर में लागू हो सकता है जैसा इंफॉर्मेशन दिया हो. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सो स्क्रीनशॉट टेकन. यस सर. ओके, सो आप लोग लाइन फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करो और मैं इसको बताता हूँ और वर्किंग नोट के साथ. ठीक है, समझ में आ गया कि 15 लाख रुपए का एसेट, 5 लाख की लायबिलिटी. तो हम लोग वर्किंग कर लेते हैं.
चलो वर्किंग यहीं पे बिना इरेज किए क्वेश्चन करते हैं अभी, फिर हम आप लोग के साथ करेंगे। देखो वर्किंग बेटा आप सभी लोग अच्छे से, पहले हम लोग नेट एसेट फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना ही पेमेंट करना होता है। तो नेट एसेट कैसे आता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट कितना है 15 लाख, लायबिलिटी इज 5,10,000। तो आप देखो 9,90,000 हो रहा है, ये आपका नेट एसेट्स। क्लियर है? तो कंफर्म हो गया कि हमें पेमेंट करना है जो वेंडर को 9,90,000। तो इसको पेमेंट करने के लिए एक बार पार पे इशू कर रहे हैं, एक बार डिस्काउंट में, एक बार प्रीमियम पे। तो लेट्स सी हाउ टू पास द जनरल एंट्री। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जस्ट आई एम गोइंग टू erase this. I hope taken. Just show your emojis. Okay. सब आप लोग ध्यान दो, क्वेश्चन में जनरलिटी पास करूंगा और वर्किंग नोट भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर होगा, ताकि आप सभी लोग अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, this side is not proper visible. So देखो फर्स्ट एंट्री would be common for all cases। कौन सी एंट्री, परचेस करने की। ठीक है, आप लोग अमाउंट वगैरह लिख लोगे। तो फर्स्ट पहले आप परचेस करेंगे तो आप लिखेंगे एसेट्स। एसेट का नाम नहीं दिया है, आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखोगे कि अगर एसेट का नाम दिया होगा तो जैसा कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक जो भी दिया होगा उसको डेबिट करोगे। हमने डायरेक्टली एसेट और लायबिलिटी दिया है तो हमने लिख दिया दोनों साइड। लायबिलिटीज, assets account debit to liabilities and to Y Limited। ठीक है, took over the assets and liabilities Y Limited। So 15 lakhs, 5,10,000, 9,90,000। तो देखो यहाँ पर वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड है। सो यहाँ पर नाम दिया इसलिए हमने वाई लिमिटेड लिख दिया। अब करना क्या है कि वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए 3 कंडीशंस दिए हैं। पहला, तो 3 में से कोई एक एग्जाम में होगा पेपर में, मैंने तीनों केस इसलिए लिया कि आप डिफरेंट कंडीशन में कैसे करोगे वो देखो। सो पेमेंट में सबसे पहले वेंडर को डेबिट करते हैं, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना, हाउ मच, 9,90,000। ठीक है, अब आपको डिबेंचर इशू करना है तो बी केयरफुल, दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट अ प्रीमियम। तो जब भी एट अ प्रीमियम का रिडेम्पशन हो तो डिबेंचर इशू करते समय हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर 2 कितना परसेंट डिबेंचर है, 12% है इस क्वेश्चन में। सो लिखेंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड फिर इसके बाद लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखो ये पार पे इशू है, इसीलिए वाई लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर है सिर्फ। ये जो एंट्री इंसर्ट हुई लॉस ऑन इशू और प्रीमियम, ये सब इसलिए हुई क्योंकि इनका रिडेम्पशन जब करेंगे फ्यूचर में तो वो प्रीमियम पे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि कितना डिबेंचर आपने इशू किया। अब ये नरेशन लिखना है, तो नरेशन के लिए आप लोग वर्किंग नोट अच्छे से ध्यान रखो।
सो वर्किंग नोट में दिखाना है कि कितना पैसा हम डिबेंचर में दिखाएंगे, कितना लॉस और प्रीमियम में। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अमाउंट पेबल, फॉर्मूला है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, टू वेंडर अपॉन इशू प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अमाउंट पेबल कितना है? 9,90,000 है डिबेंचर वेंडर को, राइट। तो हम लोग 9,90,000, इशू प्राइस फर्स्ट केस में 100 है, यानी कि पार पे इशू किया है। ठीक है, सो डिवाइड करते हैं, तो कैंसिल करने पे आ रहा है 9,900। सो 9,900 नंबर ऑफ डिबेंचर आया। तो डिबेंचर्स में कितना जाएगा? तो मालूम है कि 12% डिबेंचर्स में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100। सो यहाँ लिखेंगे 9,90,000। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करो, नहीं आएगा। तो जब पार पे करते हैं तो इशू प्राइस 100 ही रहेगा और उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें कह रहा है कि 5% प्रीमियम है, तो 100 रुपीज का 5% कितना होता है आपको मालूम है? 100 रुपीज का 5% 5 रुपीज होगा। तो ऑब्वियसली तो आप क्या करोगे? लॉस वाले एंट्री में, लॉस ऑन वाले में नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्रीमियम मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो पता चल जाएगा। तो 5 0 0 5 9 45, कैरी ओवर 4, 5 9 45 और 4 49, 49,500 यहाँ आ रहा है। तो यही अमाउंट यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो रिडम्पशन करना है, ये दोनों अमाउंट सेम होगा। अगर इसके साथ डिस्काउंट मर्ज नहीं है तो जो अमाउंट इसका होता है वही इसका होता है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। अब यहाँ लिखेंगे 9,912% डिवेंचर issued to Y Limited। ठीक है, बस ये हो गया फर्स्ट केस की पेमेंट की एंट्री। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप कि वर्किंग नोट इज क्लियर कि हर केस में यही करेंगे। अब हम सेकेंड केस में पेमेंट की एंट्री करने जा रहे हैं। सो हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, और सेकेंड केस में करने के लिए मैं इस साइड आ रहा हूँ। Second is टू। तो पेमेंट प्राइस तो आपका सेम रहेगा, जो आप वेंडर को दे रहे हो, यानी वेंडर कौन है? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000। और डिबेंचर हर केस में आपका वही है कॉमन की रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, तो ये एंट्री तो हर केस में होगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर and to premium on redemption of debenture account। सो अब ध्यान रखना है कि इस केस में हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो किस पे है? डिस्काउंट पे। तो इसका वर्किंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो अमाउंट टेबल पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर। So amount payable is 9,90,000. No need to write the formula every time, you know. 9,90,000 divided by issue price. Issue price is 90, क्योंकि डिस्काउंट पे। तो
यहाँ कैंसिल हो गया, तो 9 बन जा 9 बन जा, यानी कि 11,000 नंबर ऑफ डिबेंचर आ रहा है। सो डिबेंचर में 11,000 इंटू फेस वैल्यू, ठीक है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा 11 लाख, ये हो गया 11 लाख। अब देखो हमने डिबेंचर 11 लाख का दे दिया और पेमेंट कितना करना था 9,90,000। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्काउंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे हमने बताया था। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है। तो जब प्रीमियम पे रिडेम्पशन होता है तो उसके लिए एंट्री करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो एक ही क्वेश्चन में एक बार डिस्काउंट के नाम से लॉस और एक बार लॉस के नाम से लॉस नहीं हो सकता। हम लोग इसको इजी करने के लिए मर्ज कर देते हैं, है ना। तो डिस्काउंट और लॉस दोनों को मर्ज कर देंगे। तो डिस्काउंट कितना आएगा, तो आपको मालूम है 11,000 डिवेंचर है, डिस्काउंट 10 रुपीज है, तो तुम्हारा एक जीरो बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 1,10,000, नहीं 11,000 है ना, हाँ। तो ये हो गया 1,10,000 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो प्रीमियम जो रिडेम्पशन वाला जो प्रीमियम है, रिडेम्पशन प्रीमियम, वो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 11,000 है और 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम है, तो 55,000 हो जाएगा। सो 1,10,000 का डिस्काउंट, 1,10,000 का डिस्काउंट प्लस 55,000 रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो ठीक है। तो ये अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1,65,000। सो यहाँ पर 1,65,000 आएगा। कैसे? 1,10,000 डिस्काउंट का और 55,000 ये जो फ्यूचर में हम रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम पे उसका, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर के हिसाब से वो इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब यहाँ लिखेंगे 11,000 12% debentures of ₹100 each issued at discount of 5%, ठीक है, सॉरी 10%। डन। सो सेकेंड केस भी आपका हो गया कि कैसे एंट्री होगी, उसको आप लिख लो, उस साइड का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थर्ड वाली इस साइड कर दे रहा हूँ। थर्ड एंट्री क्या है कि पेमेंट तो वही करना है, वाई लिमिटेड को क्वेश्चन सेम है, 9,90,000 ही करना है, तो लिख देंगे 9,90,000। लेकिन यहाँ पर 110 पे कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्या लिखना चाहिए, 12% जो भी डिबेंचर है उसको तो लिखेंगे ही, एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन में कॉमन इंफॉर्मेशन है कि दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। सो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। सो हम लोग ये करते हैं। तो क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है वर्किंग नोट का। तो हमने नरेशन की जगह हटा दिया है, आप लोग लिख लोगे। सो अमाउंट पेबल 9,90,000, इशू प्राइस 110 एज पर क्वेश्चन। सो 110 ये कैंसिल हो गया, 11 9 जा तो 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए 9,000।
सो अब क्या करेंगे, 9000 में फेस वैल्यू जो कि 100 है, हमेशा फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे डिबेंचर में लिखने के लिए। सो 9 लाख हो गया। तो प्रीमियम कितना आएगा, सिंपल 990 माइनस 9 अगर कर दो तो 90,000 प्रीमियम आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि इसी 9000 में आप प्रीमियम 10 रुपये मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 90,000। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लॉस और इसमें कितना जाएगा। तो इस बार कितना डिवेंचर इशू किया है हम लोगों ने, 9000। सो 9000 डिवेंचर और प्रीमियम कितना है 5%, यानी 100 रुपीज़ का 5% 5 रुपीज़ होगा। तो कितना आ रहा है 45,000। ठीक है, यहाँ पर 45,000 और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 45,000। ठीक है, नरेशन में आप लिखेंगे 9,000 12% debentures issued at a premium of 10% and which are redeemable at a premium of 5%. Okay, done. क्लियर है ये सभी को? अनिकेत, ओके, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। Yes, sir. Yes, sir. Now take the screenshot everyone.